Good evening, everyone. So we were discussing constitution body, under which we had already covered from election commission up to national commission for backward classes. Today we will see special officer for linguistic minority, which is very small topic, and then the most important CAG. So let's start with special officer for linguistic minority. उससे पहले हम ये देख लेते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो होती है, ये स्पेस डिफरेंट स्टेट टू स्टेट जो बेसिस के ऊपर हम देखते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जैसे किसी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी मदर टंग जो है एक है, और कुछ लोग ऐसे हैं उसके अंदर जिनकी जो मदर टंग है वो डिफरेंट है। जो मेजॉरिटी स्टेट के अंदर बोलने वाले हैं उनकी मदर टंग जो है अलग है, और कुछ ऐसे हैं, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी जो मदर टंग है उनके मदर टंग से जो डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो इट इज़ ए क्लास ऑफ पीपल हुज मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेजॉरिटी इन द स्टेट और ए पार्ट ऑफ द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो आया था उसकी रिकमेंडेशन से हमने इसको बनाया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उनकी रिकमेंडेशन पे इसको क्रिएट किया गया था। फिर ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे हमने इसको ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 350B, पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है 350A, वो भी आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहता है कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं किसी भी स्टेट के अंदर या लोकल अथॉरिटी, वो जो है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है उनकी मदर टंग में हो। कोई भी स्टेट या लोकल अथॉरिटी है वो इसकी फैसिलिटीज़ जो है वो उसको प्रोवाइड करेगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम के अंदर, जहाँ यूपीएससी के अंदर भी किसी मैच दी कॉलम में करके ये वाला आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन किया गया। सो दीज टू आर्टिकल इम्पोर्टेंट, 350A एंड 350B। सो आर्टिकल 350B ये बोलता है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होना चाहिए। 350A वही मदर टंग वाला। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी टेन्योर, उसकी सैलरी, ये सब कुछ भी नहीं मेंशन। और इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। उसकी ड्यूटी क्या होती है? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बहुत सारे सेफगार्ड दिए गए हैं। जैसे 350A हमने देखा कि उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, तो उसके लिए वो लोकल अथॉरिटी और स्टेट जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगी। और जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी कोई भी तरह की जो ग्रीवियंसेस है सेंटर और स्टेट को, वो अपनी ग्रीवियंस रिड्रेसल करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में, जो यूनियन की लैंग्वेज है, स्टेट की लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज में अपनी जो है वो जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब है। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ही और शी वुड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अपॉन दोज मैटर एट सच इंटरवल एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट। और प्रेसिडेंट जो है फिर उनकी रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट के हाउसेज में, जो है दोनों हाउसेज में उनको लेके आएंगे और सेंड इट टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। अगर कोई स्टेट की रिकमेंडेशन है किसी, तो उसको जो है वो स्टेट्स को जो है दिया जाता है। सेंटर के ऊपर जो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो है उसके अंडर आता है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। और इनके 3 जो है रीजनल ऑफिस भी है। एक है कर्नाटका में, दूसरा है चेन्नई में, और तीसरा जो है वो है कोलकाता में। तो
इनको जो है ऐसा नहीं है कि खुद ही काम करते हैं, इनको असिस्ट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी जो है वो फर्दर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका काम यही होता है, जो भी उनकी ग्रीवियंसेस है उन्होंने देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या पार्लियामेंट लॉ जो डिफरेंट बनाए गए हैं वो सारे उनके सेफगार्ड जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा, वो सारी चीज़ें जो है और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो ऑफिसर है उसने वो देखनी है। और ये सारा काम जो है इसका होता है। तो दिस इज़ वन क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेनिंग द प्रोविजन फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 350B। सो 350A और 350B आर्टिकल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। So it's all about special officer for linguistic minority. So the next important topic is CAG। ये बहुत important topic है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये राइटिंग करने के लिए भी, आंसर राइटिंग मेंस में भी जो है इससे क्वेश्चन जो है बनता रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक क्वेश्चन है which you will definitely able to answer at the end of this lecture. So we will see। जो कैग है इंडिया के अंदर, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम ये देखते हैं कि कैग जो है वो क्या काम करता है, किस लिए जो हमने इसको बनाया है। देखो, जो भी हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है फॉर अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, देन कैग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सारे जो है वो कंट्रोल करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी जो है हमारे पास जैसे क्वेश्चन आर है, अडजर्नमेंट मोशन है, रेजोल्यूशंस हैं, ये सारी जो है वो क्वेश्चन करना, डिस्कशन करना, डिबेट करना। फिर डिफरेंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, वो सारी जो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका जो है सारा देखती है डाटा, और ये सारे हैं। और फिर कैग भी है, क्योंकि हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है हमें ये सारा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर वही सारा जो हमारी गवर्नमेंट है कलेक्ट करती है, टैक्सेस डिफरेंट कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू भी जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं। फिर वो वाला सारा पैसा हम डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर में जो है वो लगाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस जो है। तो वो बहुत इम्पेरेटिव हो जाता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हम पब्लिक फंड से कर रहे हैं वो बहुत प्रूडेंटली करे जाए, कोई भी मनी जो है वो मिस अप्रोप्रिएट ना हो, वेस्टेज नहीं हो रिसोर्सेज की। और कोई भी डिफरेंट हम ग्रांट्स देते हैं वो भी जो है बहुत उसका भी ग्रांट्स देने का भी जो तरीका है वो बहुत अप्रोप्रिएट वे में हम जो है वो करें। तो वो जो गवर्नमेंट कर रही है फिर वो गवर्नमेंट खुद ही तो नहीं खुद ही ऑडिट नहीं करेगी। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कैग डाला गया है ही फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड करने के लिए। जैसे हमने देखा था इलेक्शन कमीशन है फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी के लिए हमने देखा था। उसी तरह जो है फिर कैग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको डाला गया है फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। सो ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो जो हमारा क्या हुआ था, इट इज़ द इंस्टीट्यूशन, अभी हम थोड़ा बैकग्राउंड भी देखेंगे इसका। इट इज़ द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और अदर पब्लिक अथॉरिटी में जैसे बहुत सारी हमारी पब्लिक कंपनीज आ जाती है, वो सब जो है ऑल दोज हु स्पेंड पब्लिक फंड, जो भी पब्लिक फंड जो है वो स्पेंड करती है उसको जो है उनकी जो है अकाउंटेबिलिटी लेके आना टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड थ्रू देम टू द पीपल इज इंश्योर्ड। जो लोगों का पैसा है वो सारा करना कि वो जहाँ पे लगाना है वहाँ पे ही लगाया है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम जाते हैं तो क्या हुआ है, 1753 में जो है इंडिया के अंदर हमने एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। फिर जो ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल, पहले कैग को अकाउंटेंट जनरल बोलते थे, 1857 में जो है हमारा ग्रेट रिवोल्ट हुआ है। फिर 1858 में जो है ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग जो थे तब वॉइस रॉय थे, उनके अंदर हमने जो है ऑफिस ऑफ जो कैग है उसको इस्टेब्लिश किया। और 1860 में जो है सर एडवर्ड ड्रुमंड जो है दे वर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल। फिर इसको रीनेम करा है
1866 में एज ए कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एंड 1884 में फिर इसको जो है वो कैग जो है वो बोला गया। देखो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो जो कैग का काम है सिर्फ ऑडिटिंग करना ही है। कंप्ट्रोलर का मतलब ये होता है कि एक्सचेकर से जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस जहाँ हम कुछ भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो पहले हम कैग का जो है वो कंसेंट लेते हैं। उसकी जो है उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन के अंदर ऐसा ही होता है, जब भी एक्सचेकर से पैसा निकाला जाता है तो कैग से जो है उसका कंसेंट चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर जो कैग का काम है सिर्फ ऑडिटिंग करना ही है। तो फिर 1815 जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, उसके अंदर 1919 उससे पहले एक एक्ट आता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके अंदर भी इसकी जो है पावर इंक्रीज करी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो है इसको जो है जैसे फेडरल कोर्ट जैसी स्टेटस दी गई। तो इस तरह जो है फिर हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में तो फिर हमने जो है कैग को अडॉप्ट किया ही है। और इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो कौन करते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड दैट ऑफ द जज ऑफ। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के ग्राउंड हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वही जो है कैग के लिए मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट को जज को हम 2 ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव कर सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये वाले 2 ग्राउंड जो है वो मेंशन किए हैं। और उसी तरह हम कैग को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और इनको जब अपॉइंट किया जाता है तो ये एक ओथ लेते हैं कि जो दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये काम सारा करेंगे। इनका भी जो है 65 और 6 ईयर है। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन का देखा था 65 और 6 ईयर था, फिर हमने यूपीएससी का देखा था उसका 65 और 6 ईयर था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का था देखा था तो 62 और 6 ईयर था, फाइनेंस कमीशन का जो था वो 5 ईयर था। तो इसका भी अगेन 65 और 6 ईयर है। कैग जो है जब ये अपॉइंट किए जाते हैं उसके बाद री अपॉइंट नहीं कर सकते, और ना ही इनको किसी और गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो है आफ्टर रिटायरमेंट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। The person appointed to this office should taken an oath of office before the president or any person appointed by the office of the president। और अगर इन्होंने कोई अपना रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को किसी टाइम भी अपना जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो दे सकते हैं। और फिर इनकी जो इस तरह हमने देखा कि ये बहुत इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कितना बड़ा काम कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो सब देखना, अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसके लिए इनको बहुत सारे सेफ गार्ड दे रखे हैं जो है इनकी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है फिर तो वो अपने ही बंदे को अपॉइंट करके जो है किसी तरह भी जो है वो कर सकती है। इसलिए ये the salary, service condition, leaves of absence, pension and age of retirement are determined by Parliament of India and they are specified in the second schedule. They are not eligible for any further office after the end of their tenure either in the government of India or any state। और इनकी जो भी सैलरी वगैरह है जहाँ उनको हम जो ऑल्टर नहीं किया जा सकता। और जो जैसे हमने देखा कि जो कैग के अंदर जो हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो और भी बहुत सारे ऑफिसर काम करते हैं, उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो सारा जो प्रेसिडेंट डिटरमिन करते हैं इन कंसल्टेशन विद द कैग ऑफ इंडिया। कैग की जो है कंसल्टेशन के साथ ही जो है किया जाता है। इनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दे आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के दे आर नॉट चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यूपीएससी का जो होता है वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कैग का भी फिर अगेन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है विच इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। और this is one question, CAG drive its audit mandate from different resources like constitution से है, comptroller auditor general's duty powers and condition of services act 1970, important judgment, instruction of the government of India, regulation on audit and accounts 2017। तो ये वाला जो आर्टिकल है 148 ऑफिस ऑफ कैग को बताता है। 149 जो है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि जो भी ड्यूटीज़ वगैरह आपने देनी है, जो भी पावर्स जो है कैग की देनी है, तो वो सब 149 जो है उसके अंदर बात करता है। और ये वाला एक्ट फिर जो है गवर्नमेंट ने इसी के अंदर जो 149 आर्टिकल है उसके अंदर ये वाला एक्ट बनाया है। नाउ हम ये देखते हैं कि कैग जो है
वो किस किस के जो अकाउंट्स जो है वो देखता है। कैग ऑडिट द अकाउंट, सॉरी, related to all expenditure from the consolidated fund of India, consolidated fund of each state or UTs having legislative assembly। जो भी consolidated fund of India का है, चाहे state का है, UT का है, जिसकी legislative assembly है, उसका देखता है expenditure। फिर contingency fund of India, public account of India, state के जो contingency fund है, public account है, उसका देखता है। कल भी हमने देखा था कि 3 तरह के फंड होते हैं, consolidated fund, contingency fund, public account। द कंसोलिडेटेड फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 266 आर्टिकल के अंदर आता है। कॉन्टीजेंसी फंड जो है वो कोई एक्सीजेंसी, कोई एमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो है वो ये कंडीशंस को डील करने के लिए ये फंड बनाया गया है। पब्लिक अकाउंट के अंदर वो सारा पैसा जो टेम्परेरी नेचर का बाद में चला ही जाना है वहाँ से, उसके लिए ये अकाउंट जो है वो बनाया है। ही ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अदर सब्सिडरी अकाउंट केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ये सारा जो है ये देखता है। जो भी बॉडी एस्टैब्लिश अथॉरिटी, जो भी कोई बॉडी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एस्टैब्लिश करी गई है, जिसको जो है फाइनेंस करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, वो सबका देखता है। कॉरपोरेशन बॉडी विच आर रिक्वायर्ड बाय द रिलेटेड लॉ, जो भी लॉ वगैरह बनाए जाएंगे, जो जो कंपनियां, कॉरपोरेशन जो डिफरेंट लॉ से बनाई जाती है, जिसके अंदर मेंशन किया जाता है कि इसकी ऑडिटिंग जो है कैग के द्वारा की जाएगी, वो सब ये देखते हैं। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी ही ऑडिट द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। देखो लोकल बॉडी के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग कैग नहीं करते, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या तो उनकी जो है तभी कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट उनको रिक्वेस्ट करता है, जहाँ गवर्नर उनको रिक्वेस्ट करता है। करेंटली दे आर नॉट ऑडिटिंग द लोकल बॉडीज अकाउंट्स। और फिर ये प्रेसिडेंट को बताते हैं कि किस तरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट है किस तरह रखनी है। गवर्नर को ये बताते हैं स्टेट का कैसे रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके ये फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, उनको गाइड करते हैं। और ये also this is very important function, ascertaining and certifying the net proceed of any tax or duty। net proceed of tax का मतलब ये होता है कि जैसे टैक्स होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको जब हम कलेक्ट करते हैं तो भी तो कितना खर्चा आता है, उस खर्चे को जब हम निकाल देते हैं तो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स उससे भूला जाता है। जो भी खर्चा निकाल के फाइनल हमारे पास टैक्सेस आते हैं उसको हम नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बोलते हैं। गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी पूछा जाता है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो ही एक्ट एज ए गाइड और फ्रेंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। और अभी जो है पहले 1975 तक तो ये सेंटर और स्टेट दोनों के जो अकाउंट्स थे वो मेंटेन करके रखते थे, ऑडिटिंग तो करते थे लेकिन अकाउंट्स भी मेंटेन करते थे। लेकिन 1976 में क्या हुआ, जो सेंटर गवर्नमेंट के अकाउंट है उन वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको रिलीव कर दिया गया था, क्योंकि सेंटर के ऊपर डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हो गई थी, सेपरेशन कर दी थी अकाउंट फ्रॉम द ऑडिट डिपार्टमेंट। और ये 3 जो रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट, ये प्रेसिडेंट को जो सबमिट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती है, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग है, कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनकी जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है वो होती है। फाइनेंस अकाउंट में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो गवर्नमेंट के एनुअल रिसीप्ट्स जहाँ एक्सपेंडिचर होता है उसमें वो सब आता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये होता है कि जो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना, कितना जो पार्लियामेंट ने किसी काम के लिए खर्चने के लिए दिया और कितना एक्चुअल में लगा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ये देखी जाती है। तो और थोड़ा सा हम अभी कंपैरिजन देखते हैं ब्रिटेन के साथ। अभी हमने पहले भी देखा कि जो कैग है इंडिया के अंदर उसका फंक्शन जो होता है वो होता है ऑडिटिंग करना सिर्फ, लेकिन जो ब्रिटेन के अंदर कैग है उसके पास इट हैज़ पावर ऑफ बोथ कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल। भी जब भी आपने वहाँ से पैसे निकालने हैं एक्सचेकर से, तो ब्रिटेन में पहले कैग का जो है कंसेंट चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। मतलब जैसे कह देते हैं ना कि पोस्टमार्टम के टाइम पे ही जो है वो ऑडिटिंग की जाती है।
भी जब खर्चा वर्चा हो जाता है, सारा पैसा लग जाता है, तब जो है कैग का काम आता है। उसने देखना है कि जो भी अकाउंट्स वगैरह है वो सही से मेंटेन करें, जो भी खर्चा है वो जितना सैंक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग किया था, जिस अथॉरिटी को किया था उसने ही वो पैसा इस्तेमाल किया है, तो वो सारा कैग देखता है। इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एक है लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट, लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट, और एक है प्रोप्राइटरी ऑडिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा समझ लो आप इसको। लीगल और रेगुलेटरी ऑडिटर जो होता है वो तो ऑब्लिगेटरी होता है कैग के ऊपर कि इसको ये काम करना ही करना है, जिसके अंदर कैग हैज़ टू मेक श्योर कि जो पैसा जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया था उसी उसी को मिला है, उसी जिस काम के लिए दिया था उसी काम के लिए उसको यूज़ किया गया है। ये सारा काम लीगल और रेगुलेटरी ऑडिटिंग में ये देखते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है एक कदम उससे आगे है कि उसके अंदर ये देखना है कि जो पैसा एक्चुअल में यूज़ हुआ है क्या वो बिल्कुल सही था, क्या हम उससे कम पैसे में डिफरेंट कोई स्कीम चला के कम पैसे में जो है वो काम कर सकते थे। तो इकोनॉमी देखता है इसके अंदर, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इसके अंदर तो बस ये श्योर करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला है, जिसको सैंक्शन किया उसी को मिला है, जिस काम के लिए मिला है उसी काम के लिए उसने काम किया है, किसी और पर्पस के लिए तो उसको यूज़ नहीं किया गया। और इसके अंदर देखना विजडम, फेथफुलनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी की और काम और स्कीम्स कर सकते थे जहाँ कम पैसों में भी ये काम हो सकता था। तो ये वाला जो है ये डिस्क्रिशनरी है, ये जो है मैंडेटरी है कि उसको ये चीज़ें तो देखनी पड़ेगी, ये उससे ज़्यादा काम एक कदम जो है वो आगे है। इंडिया के अंदर जो कैग है ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो है कैग इज़ ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन। In India, CAG audit the account after the expenditure is committed ex post facto. अभी हमने डिस्कस किया। इन यूके नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैग। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है, कैग जो है वो कॉरपोरेशन का, कैग और कॉरपोरेशन का क्या क्या जो है रोल है, कौन कौन सी कॉरपोरेशन की जो है कैग ऑडिटिंग करता है। देखो कुछ कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, ये आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, कुछ कॉरपोरेशन ऐसी है जिसकी जो है डायरेक्टली कैग जो है ऑडिटिंग करता है, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इंडियन एयरलाइन है, एयर इंडिया, इनकी तो डायरेक्ट ऑडिटिंग जो है वो कैग करता है। लेकिन कुछ अदर कॉरपोरेशन होती है जिसके लिए प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है, लेकिन उसके लिए कैग को जो है वो कंसल्ट करके जो है वो गवर्नमेंट करती है। जैसे उसकी एग्जांपल है फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये सब है। लेकिन कुछ ऐसी अदर कॉरपोरेशन ऐसी है जिनको टोटली जो है वो प्राइवेट ऑडिटिंग ही की जाती है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई जाती है और वो देखती है, जैसे आरबीआई का हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये अपनी रिपोर्ट जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट को ही सबमिट करेंगे। तो जो रोल है गवर्नमेंट, जो ऑडिटिंग का रोल, जो कैग का रोल है ऑडिटिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉरपोरेशन वगैरह, वो लिमिटेड है। और अब तो जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके अंदर भी जो है कैग का कोई रोल नहीं है। वो होना चाहिए, जो हमारे विनोद रॉय थे जिनके टाइम के अंदर बहुत सारे जो स्कैम है, जैसे 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम, ये कोलगेट स्कैम, ये सारे कोल ब्लॉक स्कैम जो थे वो सारे एक्सपोजर हुए थे। उसके टाइम उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी गई थी कि प्राइवेट पब्लिक का जो बहुत सारे काम हो रहे हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो वो भी जो है कैग के अंदर लेके आने चाहिए। उन्होंने तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जहाँ, उसको भी, उसकी ऑडिटिंग के लिए भी जो है कैग को बोला गया था। और this is the question. Currently, the CAG of India is entrusted with which of the following responsibility? Audit of the receipt and expenditure of the center and each state. Audit of the account of any other authority when requested by the governor. Third statement, compiling and maintaining the accounts of the central government. Ascertaining and certifying the net proceed of any tax or duty. Controlling exchequer on behalf of the parliament during financial emergency. These are the 5 statement given. और अभी हमने पढ़ा ही था जो नेट प्रोसीड वाला, ascertaining and certifying the net proceed of any taxes, जो हमने करा था कि
जो है कैग का ये काम होता है टू असर्टन और सर्टिफाइंग द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्सेस। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इससे हमें पता चल गया कि फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो ए और डी है उसके अंदर तो फोर्थ दे ही नहीं रखा, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता है सही है, ऑडिट ऑफ द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर और ईच स्टेट। तो फर्स्ट भी सही हो गया, फर्स्ट सही हो गया और फोर्थ सही हो गया। अब हमें देखना है फर्स्ट और फोर्थ जो है, अब फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों के अंदर है, फर्स्ट फोर्थ बी के अंदर है, सी के अंदर भी फर्स्ट और फोर्थ है। अब हमें देखना है कि सेकंड और थर्ड स्टेट में कौन सी जो स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि जब किसी अदर अथॉरिटी जैसे लोकल बॉडी का करना है फॉर एग्जांपल, तो अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ गवर्नर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ एनी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। और हमने 1976 वाला पढ़ा था कि 1976 में जो अकाउंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो वाली उनको जो ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया था डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से। तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है यहाँ से। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया, 1, सेकंड और फोर्थ, सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट जो है सही है। और इस तरह हमने एलिमिनेशन से फर्स्ट और ए और डी स्टेटमेंट तो हटा दी। फिर हमें पता चल गया कि 1 और 4 तो सही है, और फिर जो है तीसरा और दूसरा जो है हम देख के जो है इसको एलिमिनेशन से हम इसको अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। Next question, which of the following bodies investigate all matter relating to the constitutional and other legal safeguard for the Anglo-Indian community and report to the president upon their working? ये वाला आंसर है, ये वाला कल हमने जो टॉपिक किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके अंदर हमने देखा था जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसका काम होता है कि जो वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एससी कम्युनिटी के लिए देखता है, साथ साथ उसको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी जो है वो प्रोविजन लीगल सेफगार्ड वह देखने पड़ते हैं और रिपोर्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। ये काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर एससी। कल हमने किया था 338 के अंदर। Next question, consider the following statement with reference to the CAG. CAG is the head of Indian Audit and Account Services. He hold office for 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. तो ये statement बिल्कुल सही है। It is second statement is wrong because it is not 5 year, it is a 6 year, 65 or 6 year. तो second statement जो है वो बिल्कुल सही है। So these are all the questions related to these topics. So if there is any query and question, you can always find me at StudyGyan on the following Facebook or Telegram link. And please don't forget to subscribe my channel StudyGyan. And next we will cover the last two constitutional body, that is the Attorney General of India and Advocate General of India.